क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज की क्लास करंट अफेयर की क्लास है। 6 मई की करंट अफेयर की क्लास है। तो यहाँ हम जो पिछले महीने जो इम्पोर्टेंट डेज मुझे लगे वो मैंने थोड़े से लिख दिए हैं और हमें पिछले महीने के इम्पोर्टेंट डेज करेंगे। इसी तरह जो कल 7 मई की वीडियो होगी उसके अंदर हम मई के कर लेंगे। ये इम्पोर्टेंट तो करेंगे, इसके अलावा जो पूरे साल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेज होते हैं एक दिन वो कर लेंगे। 3 दिन में हम अपने डेज पूरे कर लेंगे। ये तो पहले पढ़ते हैं अप्रैल में। जो 1 अप्रैल है इसको क्या है, आरबीआई दिवस भी मनाते हैं और क्या है, उत्कल दिवस। उत्कल का मतलब क्या होता है, ओडिशा। जो हमारा उड़ीसा है ये भी क्या है, इसी दिन मनाते हैं। आरबीआई दिवस भी और उत्कल मतलब उड़ीसा दिवस भी क्या है, इसी दिन मनाते हैं। जो 2 अप्रैल है इसको क्या मनाते हैं, वर्ल्ड ओटिज्म डे। ओटिज्म सबको पता है ना, एक बीमारी होती है। 2 अप्रैल को मनाते हैं। एक बार देख लेते हैं इस बीमारी के बारे में। ये वर्ल्ड ओटिज्म अवेयरनेस डे मनाते हैं कहाँ, 2 अप्रैल को। मतलब 2 अप्रैल को इस अवेयरनेस बनाते हैं जो है, जैसे ये था वर्ल्ड ओटिज्म अवेयरनेस डे इवेंट है सेंटियागो चाइना के अंदर। यूनाइटेड स्टेट मेंबर के द्वारा क्या था, स्टार्ट किया गया था। 3 अप्रैल को मतलब सेलिब्रेट किया है, 2 अप्रैल को मनाते हैं। सेलिब्रेशन एक अगले दिन कर लिया। नेक्स्ट टाइम क्या है, 3 अप्रैल 2023 को मनाया जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या है, हर साल मनाते हैं हम इस डेज को। अब ओटिज्म डे के बारे में कुछ जान लेते हैं। जो ओटिज्म है होता क्या है। जो हमारा ओटिज्म है, रेंज ऑफ न्यूरो डेवलपमेंट कंडीशन प्राइमरी कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी इन सोशल इंटरेक्शन, difference in communication and presentation of rigid and repetitive behavior, unusual response to sensory input including high or low। ऑटिज्म क्या है, ये एक मतलब न्यूरो डेवलपमेंट कंडीशन है। इसके अंदर जो हमारी नर्व्स है प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती। और क्या नाम, ऐसे इंसान को क्या है भाई, सोशल इंटरेक्शन करने में भी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा जैसे बच्चा है, ये क्या है, ये कंटेनर एक के ऊपर एक रख रहा है। तो इसके अंदर क्या बैलेंस की जरूरत होती है। आप ऐसे नहीं लेके पटक दोगे एक के ऊपर एक, आपको बहुत आराम से उठा के बैलेंस वे में रखना होता है। लेकिन अगर कोई ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्ति है उसे ये करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई आएगी। और जबकि ये छोटा सा बच्चा इस काम को कर रहा है, मतलब ये नॉर्मल है इसका बच्चे के लिए। लेकिन ऑटिज्म वाले पर्सन को क्या होगा, उसकी मतलब नर्व्स प्रॉपरली उसकी मर्जी से काम नहीं कर पाती। इसलिए जैसे ये तो उठा के आराम से रख देगा, लेकिन जब वो रखना जाएगा तो उसके हाथ शेक होने लगेंगे, नीचे के भी डिब्बे गिर जाएंगे। इस तरह क्या है, ऑटिज्म होता है। अब ऑटिज्म का हल्का सा मतलब सब समझ गए होंगे। ऑटिज्म क्या है, जैसे पार्किंसन हमने डिजीज पढ़ी थी ना, कुछ कुछ ऐसी है कि इंसान क्या है, सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाता। और आपने देखा होगा कि जो ऑटिज्म वाले व्यक्ति होते हैं उनकी आइज देखना, एक तो ज़्यादा पलक झपकाते भी नहीं और उनकी आई मूवमेंट में भी क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। ऑटिज्म डे है, हमें पता होना चाहिए, 2 अप्रैल को मनाया जाता है। एक इम्पोर्टेंट डे है। वर्ल्ड ऑटिज्म डे इज वन ऑफ ओनली 7 ऑफिशियल हेल्थ स्पेसिफिक यूनियन डेज। ऑटिज्म डे जो यूएन है ना, यूनाइटेड नेशन, इसके 7 जो ऑफिशियल डेज होता है उसके अंदर आता है ऑटिज्म डे। मतलब इम्पोर्टेंट डे है। ऑटिज्म राइट मतलब ये है, इसके क्विज वगैरह करवाते हैं, इसके ऊपर थीम वगैरह है। ये थीम है 2022 की। थीम क्या थी हमारी ऑटिज्म की, ये थी इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन। ये क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 4 इज अबाउट क्वालिटी एजुकेशन एंड अमंग द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स established by the United Nations in September 2015। The full title of SDG4 ये है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, is ensure exclusive and equitable quality education and promote lifelong learning। आगे भी होगी ये लाइन। ये क्या है, हमें इसके मतलब याद रखने चाहिए, हमें ज़्यादा नहीं याद रखना। इस साल की और इससे पिछले साल की थीम याद देखनी है। इससे पिछले साल की क्या थी, इंक्लूजन इन द वर्क प्लेस, inclusion in the relationship. A person with disability is defined as including individual with disability in everyday activity and ensuring they have access to resource opportunity in a way that similar to their non disabled peer। कुछ नहीं कह रहे, ये कह रहा है अगर कोई पर्सन है, ये सब क्या है, स्वस्थ है, सॉरी, ये बाकी सब क्या है, स्वस्थ व्यक्ति है, एक इनके अंदर डिसेबल है।
तो इन बाकी स्वास्थ्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक तो ये इसे ऐसा महसूस ना होने दे कि ये इनसे बहुत ज़्यादा लो ग्रेड का पर्सन है, जो काम ये कर सकते हैं ये नहीं कर सकते। जिस तरह ये अपने रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, ये भी बेस्ट पॉसिबल वे में अपने रिसोर्सेज का यूज़ करे। इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? समावेशी, सबको एक साथ लेके चलना। और इसी के तरह की अगली क्या है? क्वालिटी एजुकेशन इंक्लूसिव। सेम सेम से क्या है आपस में हमें याद रखना है। वर्क प्लेस में इंक्लूजन 2021 में था, और क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल ये क्या थी? 2022 की क्या थी? हमारी थीम थी। तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मतलब डे पे। 10 अप्रैल को क्या था? विश्व होम्योपैथी दिवस। होम्योपैथी सबको पता है क्या होता है, ये होम्योपैथी दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को क्या था हमारा? पार्किंसन दिवस। 11 अप्रैल को क्या मनाया गया? पार्किंसन दिवस। पार्किंसन मैंने बहुत बार पढ़ा रखा है, सबको पता भी होगा, ओटिज्म जैसा भी बता के आया हूँ। अब 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान, ह्यूमन एस्ट्रोनॉट और उड़ान। अब मुझे नहीं पता इसे इंग्लिश में क्या किस तरह बोलेंगे, मानव अंतरिक्ष उड़ान, क्योंकि अब उड़ान का हम कुछ और इंग्लिश में बताएं और निकले कुछ और, तो अभी हिंदी में पढ़ लेते हैं मानव अंतरिक्ष उड़ान। 13 अप्रैल को क्या है? सियाचिन दिवस। सियाचिन दिवस सबको पता होगा, सियाचिन दिवस क्यों मनाते हैं? भारत की सियाचिन के ऊपर विजय, मतलब है ही हमारी सियाचिन था वो, दूसरे लोग चढ़ के आ गए थे, सबको पता है कौन लोग थे वो, तो उन्हें मार पीट के भगाया था और इस दिन जीता था ये। तो इस खुशी में हम क्या बनाते हैं? विश्व सियाचिन दिवस मनाते हैं। एक 14 अप्रैल को वो भी आता है। 14 अप्रैल को मतलब बहुत फेमस दिवस है, जो हमारे क्या नाम है, संविधान निर्माता अंबेडकर, तो इनका क्या है, इनका इनका जन्म दिवस मनाते हैं हम कब? 14 अप्रैल को। और वो शायद मैं मतलब मुझे कहीं मिला नहीं होगा, इसलिए वो यहाँ लिख आया नहीं। 14 अप्रैल को बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, क्या? अंबेडकर साहब का जन्म दिवस है, ठीक है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस। 21 अप्रैल को अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे संबोधित किया था। क्या है? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। इसके लिए एक स्कीम भी निकाली थी कि हमें अपनी सिविल सेवा के जो लोग हैं इन्हें किस तरह 360 डेवलप करना, ताकि ये बाकी अब हमारे देश को डेवलप करने में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। यही सारी एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं पूरे देश का, तो इन्हें भी क्या है, इन्हें भी मतलब और अच्छी तरह से हमें ग्रो करना है। जितना अच्छी तरह से ये ग्रो होंगे उतनी अच्छी ही ये क्या बनाएंगे? नीतियाँ बनाएंगे हमारे लिए, और हमारे देश को भी फायदा होगा। 22 अप्रैल मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट दिवस, मतलब पेपर में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा चांस। विश्व अर्थ दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे। 22 मार्च को क्या बनाते हैं इसी के जैसा? विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे। इसी तरह 22 मई को क्या मनाते हैं? विश्व बायोडाइवर्सिटी दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। 24 अप्रैल भी इम्पोर्टेंट है, 24-25। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस, और 25 अप्रैल को क्या हो जाता है? मलेरिया दिवस। 26 अप्रैल यही है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, ये मैंने अभी बताया भी था, नृत्य के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करने के लिए होता है ये। और 30 अप्रैल को क्या है? विश्व पशु चिकित्सा दिवस, ये मनाया जाता है। मई के अंदर देख लेते हैं, अभी बिल्कुल हाल ही में बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। कब बनाया गया? 4 मई को बनाया गया। एक मिनट में हाईलाइट नहीं हुआ। कब मनाया गया ये हमारा? 4 मई को। हाल ही में निकोलस पूरन किस देश की क्रिकेट टीम के नए कप्तान बने हैं? जो हाल ही में जो निकोलस पूरन है, ये किस देश के नए कप्तान के रूप में चयनित हुए हैं? ये कौन है? हमारे वेस्ट इंडीज। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मितान योजना स्टार्ट करी? कौन सी? मुख्यमंत्री मितान योजना। ये हमारे कौन से हैं? छत्तीसगढ़ के। हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस ने किसे अपने निर्देशक मंडल का अध्यक्ष चुना है?
मतलब कुल मिला के हम अपना जो चेयरपर्सन है वो किसे चुना है, वेंकट रमनी सुमित्रन सुमंत्रन, इन्हें क्या चुना गया है, क्या निर्देशक मंडल का अध्यक्ष चुना गया है इनको। संतोष ट्रॉफी सबको पता होती है, ये अभी किसने जीती है, तो हमारे केरला ने जीती है। आपस में होती है, मतलब भारत के अंदर ही होती है हर राज्यों की। जो हाल ही में ना अभी 3-4 दिन पहले की न्यूज़ है, जो जियो सावन है इसके नए सीईओ किसे चुना गया है, ये हमारा चुना गया है सहस मल्होत्रा को। ये अभी बहुत जल्दी में ही चुने गए हैं और इम्पोर्टेंट है क्योंकि जियो का तब नाम सबको ही पता है। हम सबको पता है नीरज चोपड़ा क्या हमारे हरियाणा के है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीरज चोपड़ा के गृहनगर में स्टेडियम को बनाने की घोषणा की है, तो ये कौन है, हरियाणा के ही रहने वाले हैं। तो हरियाणा में क्या होगा, नीरज चोपड़ा का वो होगा। सबको पता होगा ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीत के लाए थे, तो ये सबको पता ही है। हाल ही में इजरायली दूतावास ने महिला उद्यमियों के लिए 6 सप्ताह के परामर्श कार्यक्रम के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया। क्या जो इजरायली दूतावास है इसके अंदर महिला उद्यमिता के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया, मतलब यहाँ के, मतलब इन्हें अपने फ्यूचर के बारे में बताएंगे जो महिलाएं हैं उन्हें कि वो किस तरह उद्यमशीलता अपना सकती है, ये वगैरह वगैरह, उसके लिए आईआईटी दिल्ली। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोबाइल पशु चिकित्सा चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा शुरू करने की घोषणा की है। क्या मोबाइल पशु पशु चिकित्सा मतलब एक तरह से एम्बुलेंस है उनकी पशुओं के लिए, ये क्या है, त्रिपुरा। अब देखो हमें ना, जो त्रिपुरा ये हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन का है, इस समय भारत भी अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन पे बहुत ध्यान दे रहा है और हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नॉर्थ ईस्ट इम्पोर्टेंट है। हम इसे इतना, मतलब हम नॉर्थ इंडिया में तो नॉर्थ इंडिया को हम अच्छे से जानते हैं, साउथ इंडिया को जानते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ना, इसके अंदर मतलब ये जो 7 सिस्टर्स होती है इनकी ज्योग्राफी और इनके अंदर क्या, मतलब इनके बारे में थोड़ी डिटेल हमें ज़्यादा नहीं पता होती, लेकिन हमें पता होनी चाहिए। ये क्या है, हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है। अभिन्न मतलब भाई हमारे, मतलब अगर हम इनका इतिहास जाने तो हमें पता लगेगा कि हाँ मतलब रियलिटी में कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए। तो हमें इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो इसकी विकीपीडिया से हम चेक करते हैं। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये क्या है, 7 बहनें हैं और ये इनका अकेला क्या है, भाई है, अकेला एक ब्रदर है। 7 बहनें कौन कौन से, देखो सबसे बड़ी अरुणाचल प्रदेश, फिर असम, फिर क्या है हमारा मेघालय, इसके बाद क्या है त्रिपुरा, फिर मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। ये क्या है 7 सिस्टर। और ये क्या अलग से, सिक्किम क्या इनका एक भाई हो गया, यही मान सकते हैं 7 सिस्टर है, इसे अलग मानते थे, भाई मान लो इसे इनका। और क्या नाम, हम ये भी देखते हैं कि ये जो सिक्किम था पहले भारत का हिस्सा नहीं था, ये क्या है भारत के अंदर ऐड हुआ है। जब इसने देखा कि ये तो चाइना तो बड़ा, मतलब एक तरह से, हाँ इसका जो नेचर है तो बड़ा ही हड़पने वाला है, ये तो हड़प लेगा मुझे पूरे को। तो इसने पहले इंडिया से कहा कि मैं आपसे मिलना तो चाहता हूँ, लेकिन मुझे शक है कि कहीं आप पता लगे चाइना के भी गुरु निकले, तो फिर मैं कैसे करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो चाइना ने कहा, ओ चाइना कह रहा हूँ, हमारे भारत ने कहा एक काम करो, तुम 1-1.5 साल हमारे पास क्या है वैसे रह के देख लो, मतलब अभी ऑफिशियल मत मिलो, अभी आप देख लो कि हमारा नेचर कैसा, हमारी कार्य प्रणाली कैसी है। अगर आपको ठीक लगे कुछ समय बाद, जब भी आपका मन करे, तो आप क्या हमारे अंदर मिल जाना। तो फिर ये कुछ समय तक रहा, जब इसे लगा कि यहाँ पे भारत सही है, उससे तो लाख गुना बढ़िया है, तो ये क्या है, इसने कहा कि ठीक है मैं आपके अंदर ही मिल रहा हूँ, नहीं तो अगर मैं आपके ऐसी संरक्षण में रहा तो हो सके चाइना मुझे किसी दिन फटाफट पेल के अपने अंदर मिला के साइन करवा ले वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से, फिर इंडिया क्या ही कर लेगा। अब जैसे भूटान है, भूटान भारत के अंदर मिला हुआ नहीं है, लेकिन हमने भूटान की क्या सिक्योरिटी की एक तरह से उसे वो दे रखी है, एश्योरेंस दे रखी है। लेकिन कई बार भूटान क्या अकेले ही मीटिंग कर लेता है चाइना से, इंडिया को नहीं बताता, कहता है कि हमने कोई अभी सीमा विवाद पे बात नहीं करी इसलिए मैंने इंडिया को नहीं बताया। बाकी भूटान अपनी सारी जो वो है, जो उसकी विदेश नीति है वो सब इंडिया ही तय करता है। तो भूटान भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट देश है और हो सकता है आने वाले समय में वो भी भारत के अंदर मिल जाए, और नहीं भी मिलेगा तो वो बिल्कुल भारत की तरह ही काम करता है वो, मतलब एक तरह से वो मान लो बिल्कुल ऐसा देश है उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। अगर किसी को भी वहाँ कुछ बात करनी है
तो कहता है सीधा भारत से बात कर लो, अगर इसे पसंद आई तो मैं हाँ को बोल दूंगा, नहीं तो नहीं। तो फिलहाल हम अपनी मन गढ़ंत बात पे ना चल के फैक्ट में पढ़ते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ऑफिशियली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, NER, इज द ईस्टर्न मोस्ट रीजन ऑफ इंडिया, रिप्रेजेंटिंग बोथ ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश इज a state of northeast India. It was formed from the east while north, ये इसका पहले नाम क्या था, नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, एंड बिकम ए स्टेट इन 20 फरवरी 1987। 20 फरवरी 1987 में क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश में मतलब अरुणाचल प्रदेश इसका नाम रखा गया। इससे पहले से हम क्या बोलते थे, नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ये देखो ना, भारत के पूरे सबसे ज्यादा नॉर्थ में और ईस्ट में यही तो है, तो इसलिए नेफा बोलते थे हम इसे। आसाम है, आसाम एक सींग वाले, कहाँ गया, एक सेकंड भाई, एक सींग वाले गेंडे के लिए क्या है, बहुत फेमस है, सबको पता है। आसाम इज द स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, साउथ ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज अलोंग विद ब्रह्मपुत्र नदी भी जहाँ से जाती है, बराक रिवर वैली, असम कवर द एरिया ऑफ, ये स्टेट ये नागालैंड मणिपुर इनसे टच होता है, यहाँ देख लो असम का। जो असम है अरुणाचल प्रदेश से भी टच हो रहा है हमारा, ये पश्चिम बंगाल से भी टच हो रहा है, ये मेघालय से भी टच हो रहा है, ये हमारा नागालैंड से भी, इम्फाल से भी, और क्या नाम, मिजोरम से भी, त्रिपुरा से भी। ये ऐसा स्टेट है सबसे ज़्यादा राज्यों से बाउंड्री टच करता है ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर। ये तो हम पढ़ लेंगे, हम इसकी सीधा टेबल से पढ़ लेते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ है, आज आगे आ जाएंगे, इनकी कैपिटल सिटी है ये। एक मिनट, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। देखो हमें कम से कम इनकी कैपिटल तो कम से कम याद रहनी चाहिए, तो ये तो हम पढ़ेंगे ही। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हिस्टोरिक इसका पहला नेम नेफा था, बस इसका ही पुराना नेम जरूरी है, बाकी किसी का नहीं है। इसकी कैपिटल क्या है, ईटानगर। ईटानगर इज द कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। बस इतनी हमें याद रखनी है। हाँ, अगला जो आसाम है हमारा, वही गेंडे वाला, मतलब एक सींग वाला गेंडा जहाँ मिलता है, सॉरी मैं गेंडे वाला बोल गया, जहाँ एक सींग वाला गेंडा मिलता है। इसकी क्या है, 1969 तक शिलोंग थी, और फिर बाद में क्या हो गई, दिसपुर हो गई। शिलोंग क्या है, हिल स्टेशन है नॉर्थ ईस्ट का, घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह भी है। ये देख लो नज़ारा। ये हम इसकी मतलब फ़ोटो इसलिए देख रहे हैं ताकि हमें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहे। अब जैसे आपने असम देख के आपके मन में गैंडा है तो आपको याद रह जाएगा। असम क्या है, एक सींग वाले गैंडे के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसे राइनो भी बोलते हैं इंग्लिश में, क्या, राइनो। जो हमारा मणिपुर है, मणिपुर क्या नॉर्थ ईस्ट का, ये है इसकी सिटी, जो है सिटी ऑफ इम्फाल है इस कैपिटल, इसकी कैपिटल क्या है, इम्फाल। और मतलब बाउंड्री बनाता है नागालैंड से नॉर्थ से। ये हम इसकी जो गिरा वो है, उस क्या नाम है, ज्योग्राफी उसके अंदर देखेंगे। मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल। इम्फाल के बारे में कुछ और मिलेगा। इम्फाल क्या, कैपिटल सिटी ऑफ इंडियन स्टेट मणिपुर। मेट्रोपॉलिटन सिटी है। मेट्रोपॉलिटन मतलब क्या है, ये मतलब गांव जैसी नहीं है, शहर है बिल्कुल पूरा। और रॉयल सीट किंगडम मणिपुर ये है। हमें तो सिर्फ राज्य उसकी राजधानी देखनी है। मेघालय, मेघालय से आपको दिख गया होगा, मेघालय में क्या है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। अगर मेघालय में बायोडाइवर्सिटी है तो जैसे पहले चेरापूंजी होता था पहले, अब मासिन राम है। मासिन राम के अंदर क्या है, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, मासिन राम के अंदर। पहले मासिन राम की जगह ये नाम क्या था, चेरापूंजी। लेकिन जोग्राफी क्लाइमेट की वजह से चेंज होकर कहाँ गया, मासिन राम। दोनों ही जगह कहाँ है हमारी, मेघालय में। मेघालय देख लो क्या मतलब हरियाली वगैरह है, तो यहाँ बायोडाइवर्सिटी भी क्या होगी, बढ़िया। और शिलोंग क्या है इसकी, हाँ राजधानी है। और मिजोरम हमारा, ये रहा मिजोरम भी, देखो इसके अंदर भी क्या है, पेड़ वगैरह बहुत है। तो ये कई बार आता है पेपर के अंदर कि सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट परसेंटेज है किस राज्य के अंदर है, तो किसके अंदर है, वो इसी के अंदर है, मिजोरम के अंदर। इसकी राजधानी क्या है, आइजोल। कैपिटल है ऑफ द स्टेट आइजोल। अब ये कब आई थी कब नहीं आई थी, छोड़ो इसे। इसके बाद क्या है, सिक्किम। सिक्किम तो हमारी वो नागालैंड है पहले तो। नागालैंड क्या है, यहाँ नागा वो भी रहती है, हमारी ट्राइब्स भी रहती है, बॉर्डर डोगरी भी रहती है। स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, इट इज़ द बॉर्डर ऑफ स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट असम। किस किस से बॉर्डर बनाता है, ये चीज़ है। और इसकी राजधानी क्या है, कोहिमा।
ये क्या कैपिटल है किसकी? इसकी नागालैंड की हमारे। सिक्किम वो है जो भारत के अंदर मिला था। बॉर्डर ऑफ तिब्बत ऑटोनोमस रीजन था एंड ऑफ चाइना नॉर्थ ईस्ट के अंदर। भूटान भी इससे क्या होता है, टच होता है। गैंगटोक क्या है इसकी राजधानी है, किसकी? सिक्किम की। त्रिपुरा ये क्या नॉर्थ ईस्ट रीजन का, ये क्या बांग्लादेश के अंदर है। इसके अभी देखो वो देखेंगे, इसकी राजधानी क्या है? अगरतला। देखो ये जो हमारा त्रिपुरा है बिल्कुल बांग्लादेश के अंदर ही घुसा हुआ है, ऐसे तीन जगह से, एक दो और एक फ्रंट, एक ऊपर से, एक नीचे से। तो इसे क्या बोल देते हैं? ये बैक, बॉटम, अपर और फ्रंट तीनों जगह से गिरवाया, चले से त्रिपुरा। मैंने तो ऐसे याद कर रखा है, ये मतलब बोलने का तरीका। देखो अरुणाचल, इसकी एक बार लोकेशन देखनी है हमें। अरुणाचल प्रदेश, फिर आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। ये सारे स्टेट हमें मुंह जवानी याद रहने चाहिए, और इन्हें सेवन सिस्टर स्टेट्स भी बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज द ईस्टर्न मोस्ट रीजन ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटिंग बोथ ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल administrative division of the country. It comprises 8 states: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ये 7 तो क्या हो गए सिस्टर, और नॉर्थ ईस्ट में टोटल आते हैं 8, तो सिक्किम हो रहा था 10 सिस्टर का क्या ब्रदर। बस ये फोटो एन के नहीं जरूरी है, बस वीडियो थोड़ी देर में ख़त्म कर रहा हूँ मैं, हो गया जो भी मुझे बताना था। ये इनकी चोटियाँ हैं। हाँ यहाँ सबसे जो मेन रिवर है ब्रह्मपुत्र रिवर है। और एक चीज़ और देखी थी मैंने, बस वो बता के जा रहा हूँ। यहाँ क्या है, फ्लोरा और फोना भी बहुत ज़्यादा है। फ्लोरा का मतलब होता है हरियाली, फोना का मतलब बायोडाइवर्सिटी, जानवर। फ्लोरा फोना से भी क्या बड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा भरा हुआ देश है, मतलब देश कह रहा हूँ सॉरी, हमारी देश है, राज्य बहुत ज़्यादा है, भरे हुए हैं 7 सिस्टर्स। यहाँ बहुत गजब की बायोडाइवर्सिटी है। नेशनल पार्क, ये और बताना था बस मुझे। जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है ना, इसके अंदर बहुत फेमस नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है? नामदफा नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। इसके अलावा जो आसाम है, आसाम के अंदर क्या है? मानस, ये भी बहुत फेमस नेशनल पार्क है, और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी क्या है ये लिस्टेड है। एक टाइगर रिजर्व है, इसके अलावा एलिफेंट भी यहाँ है। आसामी तो काजीरंगा, ये तो सबको पता ही है, एक सींग वाला गैंडा, बहुत देर से पढ़ते आ रहे हैं, मैं समझे। काजीरंगा। कंचनजंगा सिक्किम के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो नोट्स बना रहा है प्लीज लिख लेना। एक राज्य है उसके सामने एक नेशनल पार्क, ज्यादा नहीं है, 7 ही बता रहा हूँ। बाकी के तो आपको पता ही होते हैं, जैसे ये है, ये मोलिंग नेशनल पार्क है, इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं बता भी नहीं रहा हूँ, ये मैं बता ही नहीं रहा हूँ। ये क्या है? डिब्रू सिखोवा, ये कहा है हमारा? ये आसाम के अंदर है। क्या? डिब्रू सिखोवा। ये और हमारा है नामेरी नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। क्या? नामेरी नेशनल पार्क। यहाँ से दिख गया होगा, इसके अंदर बर्ड सेंचुरी भी है। और क्या है? हाँ, ओरंग नेशनल पार्क असम के अंदर। ओरंग भी क्या है? एक सींग वाले गैंडे के लिए है, लेकिन जो जो एक सींग वाले के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या सबसे ज़्यादा फेमस है वो कौन सा है हमारा? वो यही है, काजीरंगा ही है। ठीक है। नोक्रेक, ये भी इम्पोर्टेंट है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर है। क्या? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर लिस्टेड है। केबुल लामजाओ, ये क्या है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। ये क्या है? मतलब ये जो है ना पानी के अंदर एक टापू टाइप है, उसके अंदर है। और ये किस, मतलब वो जो पानी है ना वो झील है एक, वो झील के अंदर क्या है? उस झील का नाम है लोकटक झील। लोकटक झील के अंदर एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान क्या है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और देखो ये इसके आगे लिखा भी है, वर्ल्ड ओनली नेशनल पार्क, दुनिया का एकमात्र ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क क्या है? यही है हमारा, केबुल लामजाओ। और क्या है? बस बाकी नहीं बता रहे, यही था इसके लिए इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, हाल ही में 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप की शुरुआत कहाँ हुई? ये कहाँ हुई? हमारी गोवा के अंदर। बस 2-3 क्वेश्चन बचे। हाल ही में फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में किसे चुना गया? ये कौन है? हमारे अरविंद कृष्णा। अलग अलग करके लिखूं नहीं तो कंफ्यूजन होगा ऑप्शन में।
इसका क्या है हमारा अरविंद कृष्णा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के बैंक में 804 करोड़ रुपए जारी किए? ये कौन है? हमारे उड़ीसा। इसके ऊपर ना जो भारत के टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक मीटिंग भी रखी थी कि भाई हमारे जो यू मतलब राज्य हैं इनका सब कुछ ठीक चल रहा है अभी, जो क्या नाम है इनका जो प्रशासन है ये सही चल रहा है कुछ वो है, क्योंकि सारी जो स्कीम्स है इन्हें पता रहती है क्या है यही निकालते हैं। तो इन्होंने क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेतावनी या अपनी तरफ से रिपोर्ट तैयार करके दे दी है कि जो देश है ना, देश कह रहा हूँ सॉरी, बार बार गलती से देश निकलता है, जो राज्य हैं जो क्या फ्री बीज बांटते हैं। फ्री बीज का मतलब क्या है? अगर हम आए तो हम फ्री में ये दे देंगे, अगर हम आए तो अगर हमारी सरकार आई तो हम ये कर देंगे। कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी XYZ सारी है, कोई इस टाइम पावर में हो या पोजीशन में हो, सभी क्या है अपने घोषणा पत्र में लिख देती है अगर हम आए तो हम ये कर देंगे, हम किसानों को ये कर देंगे, कोई स्टूडेंट को कर देगा, कोई कुछ कर देगा, कोई कुछ कर देगा, मतलब कि दुनिया भर का फ्री का लो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा बहुत है। ऐसे करके ये खूब फ्री का बांटते हैं जैसे इनके खुद का पैसा हो। पैसा किसका है? हम जैसे टैक्स पेयर का। अच्छी बात है कि आप यूज कर रहे हो, लेकिन अगर आप जो पैसा फ्री में फ्री बीज में दे रहे हो, फ्री बीज की जगह आप फैसिलिटीज भी तो दे सकते हो। आप कह रहे हो कि हम ये फ्री में दे देंगे, आप फैसिलिटी बहुत बेहतरीन प्रोवाइड कर दो। फैसिलिटी भी फैसिलिटीज होती है वो भी तो फ्री बीज का ही हिस्सा है। हम सीधा किसी को फ्री में कोई चीज़ दे रहा है, उससे अच्छा मुझे इतनी इतनी फास्ट और इतनी सस्ती फैसिलिटी दे दे, तो इसमें क्या है, सरकार का रिवेन्यू भी जनरेट होगा, सरकार को भी टैक्स मिलेगा, और क्या नाम लोग भी खुश रहेंगे। लेकिन अब क्या है, आप किसी इंसान को कोई फ्री में दे रहे हो, लेकिन उसे वो चीज़, वो फ्री की कोई भी आइटम है, उसे लेने के लिए उसका 1 महीना लग गया, तो उसकी कहाँ फ्री की पड़ी? 1 महीने जब उसने आपकी फ्री की चीज़ लेने के अंदर अपना खर्च किया, अगर 1 महीने वो कोई काम करता तो उससे 4 गुना ज़्यादा पैसे कमा के आप उस जो आपके जो आइटम है उसका रेट सस्ता कर दो आप उसे, वो उससे 4 गुना पैसे कमा के ईजिली उसे खरीद लेता, ना तो उसका टाइम लगता, उसे फैसिलिटीज़ भी मिलती, सुविधा भी मिलती, और जो सक्षम लोग हैं वो भी उसे ईजिली यूज़ कर पाते। तो जो भारत के टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं, मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ, ये भारत के जो IAS अधिकारी हैं, प्रशासनिक सेवा में बहुत सीनियर सीनियर अधिकारी, उन्होंने कहा कि जो भारत के राज्य फ्रीबीज दे रहे हैं तो इन पे क्या है, रोक लगानी पड़ेगी या कुछ करना पड़ेगा। भारत में जो कोर्ट्स हैं उन्होंने भी कई बार इस पे चिंता जताई है कि ये जो पार्टी होती है, कोई भी पार्टी है, ये कह देती है कि हम फ्री में ये दे देंगे, ये किस हक से कह देती है? ये इनका खुद का पैसा थोड़ी ना जो ये फ्री में बांट देंगे। तो ये क्या है, ये सरकार मतलब क्या नाम है, ये इन्होंने खुद कह रखा है कि हमें क्या है, हम ये नहीं कह रहे हम कि भाई कोई गरीब इंसान है कोई है तो उसे बिल्कुल भी फैसिलिटी मत दो, मतलब उसे बिल्कुल भी कोई फ्री में आइटम मत दो। जो बेसिक चीज़ें हैं, जो एक बेसिक आइटम्स होते हैं इंसान की मतलब एक डिग्निटी से जीवन जीने के लिए, वो उसे मिलना ज़रूरी है, चाहे आप उसे कैसे भी दो। आप उसे फ्री में दो, उसे उसे आप अपने आप से खरीद के दो, जो भी दो, वो उसका अधिकार है उसे लेने का। जो एक बेसिक आइटम्स है वो उसे लेने का उसका अधिकार है, वो तो आपको देना ही पड़ेगा, उसके लिए आप फैसिलिटीज़ भी रखो। ये नहीं कि हाँ ठीक है मैं फ्री में दे रहा हूँ, जब लाइन में लग जाओ और ले ले, उसका अधिकार है, आप उसे प्रॉपर फैसिलिटीज़ दो। आप नेट बैंक मतलब आप या तो ऑनलाइन वो करो या मिस कॉल सिस्टम रखो, जैसे बहुत सारी जो वो है सेवाएं हैं, वो क्या है कि आप मिस कॉल करो और वहाँ से क्या आपका कोऑर्डिनेशन हो जाता है, वो अपना आप दे देते हैं। तो इस तरह की और भी, अब हम तो ब्यूरोक्रेट्स नहीं है, हमने तो जो पढ़ा सीधा इधर बता दिया आपको, मतलब मैंने, हम तो बहुत सारे जाते हैं, मैं अकेला ही हूँ, तो मैंने जो पढ़ा मैंने आपको बता दिया, मैं ब्यूरोक्रेट्स नहीं हूँ, लेकिन अपने माइंड अपने लेवल पर हम भी सोच सकते हैं ना कुछ। तो सरकार मतलब उन्होंने यही कहा कि आप फ्री बीज को ना, फ्री बीज गलत नहीं है, फ्री बीज देनी भी चाहिए और फ्री बीज देनी भी होती है, क्योंकि जो देश का बहुत ही ज़्यादा निचले तबके का इंसान है, वो हर चीज़ पैसे में खरीद के नहीं ले सकता क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है। लेकिन सरकार को क्या फ्री बीज जो देने का तरीका है इसे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जिस तरीके से इस समय दी जा रही है ये तरीका बिल्कुल गलत है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उन लोगों ने कहा है कि हमारा हाल ग्रीस के तरह है, और या हमारा जो पड़ोसी है श्रीलंका हुआ, पाकिस्तान हुआ, ऐसा हाल हो सकता है। तो हमें थोड़ा सोच समझ के और इनका नेचर चेंज करना है।
किस तरह हमें देनी है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह दें ताकि हम भी यूज़ करें, दूसरा भी। हाल ही में अप्रैल 2022 में जीएसटी राजस्व संग्रह, इस बार का जो जीएसटी है उसके अंदर सबसे ज़्यादा वृद्धि किस स्टेट के अंदर हुई है। मतलब पहले अगर वो 10 रुपये दे रहा था जीएसटी से कमा के, अब वो सबसे ज़्यादा, अब वो उसके उसके जो परसेंटेज में ना 20% 30% बढ़ोतरी हो गई। भले ही सबसे ज़्यादा, मान लो एक राज्य 10 रुपये कमा के दे रहा है, दूसरा राज्य 100 रुपये कमा के दे रहा है, लेकिन इस बार जो 10 रुपये कमा के दे रहा था इसने 100% बढ़ोतरी कर ली है, 20 रुपये कमा के दे रहा है। और जो 100 रुपये वाला था वो 110 ही कमा के दे रहा है। तो ये क्या है, इसके अंदर 100% की बढ़ोतरी हुई, इसके अंदर 10 की हुई। तो इसमें हम क्या देखेंगे, 100% वाले ने ज़्यादा वृद्धि करी, भले ही उसने 10 से 20 रुपये कमाए हो, दूसरा 110 रुपये दे रहा है, लेकिन क्या है, सबसे ज़्यादा वृद्धि किसने शो करी, वो अरुणाचल प्रदेश ने करी। तो आज की वीडियो में इतने ही। कोई भी सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच।